हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम भगवंत सिंह है। जैसा कि मैं इससे पहले भी 3 वीडियो डाल चुका हूँ यूट्यूब के माध्यम से। मेरे चैनल का नाम है सोशियो नोट्स। तो उसी से संबंधित आज मैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर से इमाइल दुर्खिम के द्वारा दी गई आदर्श शून्यता पर चर्चा कर रहा हूँ। तो बच्चों, इसमें क्या है, आदर्श शून्यता होती क्या है, ठीक है ना। तो उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा इमाइल दुर्खिम पर चर्चा करूँगा, ठीक है। तो देखिए, आदर्श शून्यता जो है हमारे इमाइल दुर्खिम जी के द्वारा जो इनका जन्म 1857 में हुआ है और जो फ्रांस के रहने वाले थे, और जिनकी शिक्षा भी पेरिस में हुई है। इको अकादमी में प्रवेश लिया था इन्होंने, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो राइटर की डिटेल तो खैर आप लोग स्वयं पढ़ने से भी, किताब से, अध्याय से देख लेंगे। मेन है कि थ्योरी अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो फिर आपको बहुत अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए, अगर कोई भी एग्ज़ाम में, पेपर में पूछा जाता है कोई क्वेश्चन, तो अगर आप किसी भी राइटर को, मतलब अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, तो राइटर की डिटेल अगर आपने नहीं दी है तो आपके काफ़ी अधिक मार्क्स घट जाते हैं, ठीक है। तो जैसे आदर्श शून्यता आई, तो आदर्श शून्यता पर डायरेक्ट आपको अपने टॉपिक पर नहीं चले जाना है। आपको पहले बताना है कि आदर्श शून्यता किसके द्वारा है, इमाइल दुर्खिम के द्वारा है। थोड़ा सा उनका जीवन परिचय दे दीजिए आप, ठीक है। उनके जन्म मृत्यु दे बता दीजिए, और कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में भी आप अवश्य बताएं। अगर उनका सन याद हो जा रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन किताबों के नाम तो अवश्य दीजिए। एटलीस्ट 2 से 3 किताबों का नाम दीजिए। और ख़ास तौर से अगर कोई टॉपिक जो दिया गया उससे संबंधित अगर कोई किताब है, उससे रिलेटेड कोई किताब है, तो उसको अवश्य दीजिए। चलिए, अब ज़्यादा समय ना बिताते हुए हम लोग आदर्श शून्यता या अप्रतिमानितता पर डायरेक्ट वंचन करेंगे, उस पर ही विचार विमर्श करेंगे, ठीक है ना। देखिए, आदर्श शून्यता, इसको पहले समझने से, पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक। कोई भी चीज़ जब आप समझें, उसको डायरेक्ट पढ़ने की कोशिश ना करें। पहले आप उसकी थ्योरेटिकल चीज़ों को पहले समझें, उसके बाद फिर रीड करके उसको समझने की कोशिश करें। देखिए, आदर्श मतलब होता है एक आइडियल चीज़। वैसे तो इंग्लिश में इसको एनॉमी बोलते हैं, ठीक है ना। अब बच्चे क्या होता है, कभी कभार जब कुछ शब्द आ जाते हैं तो उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं, एनॉमी का मतलब क्या होगा, नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं। तो एनॉमी इन सेंस कि ऐसी चीज़, एक ऐसा फैक्ट जो दूसरों के लिए शून्य हो, मतलब ज़ीरो हो, ठीक है ना। मतलब ऐसा कोई चीज़ जिसके लिए आप कोई काम करें समाज में, लेकिन उसका कोई मतलब ना निकले, ठीक है ना। तो वो आइडियल आइडियल तो नहीं होगी, लेकिन वो शून्य भी हो जाएगी, उसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग आदर्श शून्यता कहते हैं, जिसका कोई मीनिंगलेस हो, ठीक है। इसलिए तो अप्रतिमानता मतलब ऐसी चीज़ जिसका कोई मान ना हो। एक होता प्रतिमानता और एक होती अप्रतिमानता। मतलब प्रतिमानता मतलब मान्यता हो, जिसकी मान्य हो, जिसके लिए आइडियल हो, चीज़ सम्माननीय हो, लॉजिकल हो। और अप्रतिमानता मतलब जिसका कोई मान या सम्मान ना हो। तो जब कोई चीज़ का मान और सम्मान नहीं होता है तो वो चीज़ क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, बेकार हो जाती है। लेकिन अब शून्य है तो भी वो समाज में है जी, क्योंकि समाज में वैल्यू और डिसवैल्यू दोनों होते हैं, जो कि आपने मुखर्जी के अनुसार पढ़ा होगा, बीए थर्ड ईयर में ही पढ़ा होगा। वो वैल्यूज़ पर बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी इमाइल दुर्खिम उस वैल्यू के जगह पर आदर्श एनॉमी की बात करते हैं, आदर्श शून्यता की बात करते हैं। तो उसी को थोड़ा सा हम लोग और अब रिटर्न फॉर्म में देखते हुए आगे बढ़ते हैं। समाजशास्त्र के लिए दुर्खिम एक महत्वपूर्ण योगदान अप्रतिमानता की अवधारणा को विकसित करके उन्हें विभिन्न पक्षों में स्पष्ट करना है। अंग्रेजी में एनॉमी, हिंदी अनुवाद अप्रतिमानता, आदर्श शून्यता, अनियमहीनता जैसे अनेक शब्दों द्वारा किया जाता है। यद्यपि यह दशा एक स्वीकृत समाज विरोधी होने के कारण इसके लिए अप्रतिमानित शब्द का प्रयोग करना ही उचित होगा। देखिए, साफ साफ लिखा हुआ समाज विरोधी, मतलब ऐसे कार्य, ऐसे वर्क जो समाज के लिए अमान्य हों, लेकिन अमान्य होने के बाद भी वो किए जाते हैं। तो ऐसी व्यावहारिकताओं को हम लोग क्या कहेंगे, अप्रतिमानता या आदर्श शून्यता या आदर्शहीनता भी कहा जाता है इसको। आगे पढ़ते हैं। इस दशा को परिभाषित करते हुए लिखा है कि अप्रतिमानता सामाजिक प्रतिमानों के अभाव की दशा है। देखिए,
सामाजिक अभाव की दशा है, सामाजिक प्रतिमानों के अभाव कि जब चीज़ें आपको सही रूप में ना मिलें या आप लेना ना चाहें, जैसे नहीं सच बोलना, लोगों से बातचीत करना, अच्छा व्यवहार करना, ठीक है, नर्म व्यवहार रखना, सादगी से रहना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो आपके व्यवहारों को आदर्शवादी बनाती हैं। जब यही आदर्शवाद अहंकारिता में बदल जाते हैं, ठीक है ना, तो वो एनोमी में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब आदर्शहीनता या अप्रतिमानता में। आगे लिख रहे हैं, यह सामान्य शून्यता तथा नियमों के निलंबन की दशा है, जिसे कभी कभी विनियमन भी कहा जाता है। मतलब कभी कभी इसको मतलब वही है कि जब आपकी जो नियम है, जो कानून है, जो व्यवस्था है, जो आदर्श है, जो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, ठीक है, तो उसे विनियमन भी कहा जाता है। मतलब आप जब नियमों को तोड़ दें और उसके बाद कब काम करें, तो आपके लिए भले ही वो आदर्श हो जाए, लेकिन दूसरों के लिए वो आदर्श नहीं होगा। आगे लिख कर देखते हैं, कुछ विशेष दशाओं में समाज का तंत्र टूट जाता है, हाँ भाई टूट जाता है, तथा नियमहीनता की दशा पैदा होती है। दरखाइम, कहीं देखिए कहीं कहीं दरखाइम लिखा रहा हो तो कहीं कहीं दुर्खिम लिखा हो, इससे परेशान मत, दरखाइम और दुर्खिम ही की है, ठीक है। दरखाइम के शब्दों में समाज में पीड़ा उत्पन्न होने वाले किसी संकट अथवा व्यवस्थित रूप से होने वाले संक्रमण में अस्त व्यस्तता होने लगता है, तब कुछ समय के लिए वह लोगों पर अपना प्रभाव स्थापित करने में अक्षम हो जाता है। इसमें आत्महत्या की दर में अचानक वृद्धि होने लगती है। आर्थिक विपत्तियों के समय व्यक्ति अपनी पुरानी परिस्थिति से निम्न परिस्थिति में पहुंच जाता है। इस दशा में उनके लिए यह ज़रूरी हो जाता है कि अपनी आवश्यकताओं में कमी करें, इच्छाओं पर नियंत्रण लगाएं तथा आत्मनियंत्रण को सीखें। लेकिन इसके विपरीत वे अपनी अचानक नई दशाओं से अनुकूलन नहीं कर पाते तथा समाज उन्हें इस तरह की शिक्षा नहीं दे पाता जिससे वे इस तरह के व्यवहार कर सकें जिससे वे साधारणतया अपरिचित होते हैं। बहुत बढ़िया देखिए जानकारी है यहाँ पर। देखिए इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके मैं बता देता हूँ। साफ साफ यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि ऐसी कई दशाएं आ जाती हैं जिसमें समाज में वो पीड़ित हो जाता है। मतलब लिखा हुआ ना इन्वर्ट कॉमास में, अगर आप लोग देखें इन्वर्ट कॉमास के अंदर ये यहाँ पर समाज में पीड़ित होने वाले लिखा हुआ, समाज में पीड़ित होने वाले किसी संकट अथवा अव्यवस्थित रूप से होने वाले संक्रमण। अब ये संक्रमण कोई भी वैसे संक्रमण एक बीमारी होती है जो कि कोरोना काल में देख ही रहे हैं, ये संक्रमित बीमारी है जो एक से दूसरे से बड़े आराम से चली जाती है, हवा के जरिए भी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये संक्रमित चीज़ है, ये जो एनोमी है ये संक्रमित चीज़ है। जैसे एक व्यक्ति में एनोमी आई, मतलब आदर्श शून्यता आई या अव्यवहारिक तत्व आए, तो उसी के साथ संगत में जो कोई भी रहेगा उसके साथ भी वही चीज़ होने लगेगी, ठीक है, वही चीज़ उसमें भी आने लगेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये संक्रमित चीज़ है। कुछ समय के लिए वह लोगों में अपना प्रभाव स्थापित करने में सक्षम हो जाता है, इसके आत्महत्या दर बढ़ जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, इंसान सही और गलत के बीच में फैसला करना छोड़ देता है, उसमें अहंकार आ जाता है, एनोमी आ जाती है, और ऐसे में वो क्या आत्महत्या करने लगता है क्योंकि वो अपने आप को ही सुपीरियर मानने लगता है। आर्थिक विपत्तियों के समय व्यक्ति अपनी पुरानी परिस्थिति से निम्न स्थिति में पहुंच जाता है। जब आर्थिक विपत्तियां आती हैं तो वो और अधिक निराश हो जाता है, और अधिक अहंकारी हो जाता है, और अधिक परेशान हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो पुरानी स्थिति थी और स्थिति से नीचे चला आता है। इस दशा में उनके लिए यह ज़रूरी हो जाता है कि वह अपनी आवश्यकताओं में कमी करें। और तार्किकता और बौद्धिकता में ये होता है कि भैया अगर जब विपत्ति आई है तो जो आपके बेफजूली खर्चे हैं उनमें आप क्या करें, थोड़ी सी कमी लाएं, इच्छाओं पर नियंत्रण रखें, अपनी इंद्रियों में वश में रखें, अब काम ढूंढें या ऐसे व्यवहारिकताओं के अनुसार बातचीत करें जिससे कि आपको कुछ सीखने को मिले, ठीक है, नई दिशाओं को तलाशें। लेकिन ऐसा इंसान जब नहीं करता है क्योंकि अब क्या उसके ऊपर अब बिल्कुल सर पे हावी हो जाता है, मतलब आदर्शहीनता सर पर हावी हो जाती है। वो अब सही और गलत के बीच में डिफरेंस करना छोड़ देता है, वो अपने आप को ही सुपीरियर मानने लगता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है यहाँ पर है, कहाँ पर हम पढ़ रहे थे, नियंत्रण सीखने के विपरीत अचानक दशाओं में अनुकूलन नहीं कर पाते। हाँ, यहाँ पर समाज उन्हें इस तरह की शिक्षा नहीं दे पाता जिससे वह इस तरह के व्यवहार कर सके जिससे कि वह साधारणतया अपरिचित होते हैं। जब वे नई दशाओं से अनुकूलन करके
करने में असमर्थ होते हैं, तब उसमें उत्पन्न परिस्थितियां उसके लिए असहनीय हो जाती हैं। तब इससे पीड़ा उन्हें समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार प्रतिमानों से पृथक करने लगती है। यही वह दशा है जिसे हम क्या अप्रतिमानितता की दशा कहते हैं। मतलब पीड़ितता से मतलब यहाँ पर समझ रहे हैं कि वो समझता है कि अब मेरा इस जहाँ में कोई नहीं रहा, इसलिए अब वो पीड़ित हो जाता है, मतलब एक तरीके से मरीज हो जाता है और उसके अंदर पीड़ा उत्पन्न हो जाती है, दुख और दर्द और तकलीफ आ जाती है। और ऐसी स्थिति में वो सभी को अपना दुश्मन समझने लगता है और सबका विरोधी हो जाता है। ठीक है, और ऐसी स्थिति में या तो वो क्राइम कर लेता है या तो वो अपने आप को समाप्त कर लेता है। इसलिए एनोमी सुसाइड भी आप लोगों ने पढ़ा होगा इमानुएल दुर्खिम के अनुसार। तो इसी कारण होता है कि जब इंसान बहुत अधिक अहंकारी हो जाता है, अंधविश्वासी हो जाता है और सही और गलत के बीच में डिफरेंस करना भूल जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो अपने आप को ही समाप्त कर लेता है। चलिए अप्रतिमत्ता के कुछ कारणों को देख लेते हैं फटाफट। अचानक उत्पन्न होने वाले संक्रमण जैसे आर्थिक विपत्ति, औद्योगिक संकट तथा आकस्मिक वृद्धि के कारण समाज का प्रतिमानित ढांचा छिन्न भिन्न हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। जब इकोनॉमिकल पावर एकदम से घटेगी, औद्योगिक धंधे एकदम से चौपट हो जाएंगे, जैसे भी कोरोना काल में 2020 में कोरोना काल आया और उसमें कई लोगों ने आत्महत्याएं कर ली क्योंकि उद्योग धंधे सबके चौपट हो गए, कई लोग सड़कों पर आ गए। ठीक है, कई लोगों के घर समाप्त हो गए, बिजनेस चौपट हो गए। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि अपने सूझबूझ से काम न करने के बजाय वो हताश हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में वो आत्महत्या कर बैठे। तो आकस्मिक अचानक होने वाले परिवर्तन से भी लोगों में एनोमी आ जाती है। दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है, आकस्मिक रूप से होने वाले परिवर्तनों की दशा में समाज में निरंतर होने वाला पैमाना जल्दी ही बिगड़ जाता है, लेकिन इसके स्थान पर तुरंत व्यवहार के नए मानदंडों को विकसित नहीं हो पाते। मतलब नए मानदंड से तुरंत विकसित होना तो बड़ा मुश्किल है। खैर ठीक है, पुरानी चीज़ों की जगह नई चीज़ लाने में हमेशा समय लगता है, लेकिन इस समय की प्रतीक्षा हमको सबको करनी चाहिए, लेकिन लोग नहीं करते और ऐसी स्थिति में वो अत्यधिक व्याकुल हो जाते हैं और अपने आप को समाप्त कर लेते हैं या कुछ गलत कार्यों में लग जाते हैं। तीसरे पॉइंट में, नई वस्तुओं के उपयोग, अज्ञात सुखों, तरह तरह की उत्तेजनाओं और अनुभूतियों की लालसा एवं मृग तृष्णा ने नैतिक एकीकरण के सभी बंधनों को कमज़ोर करने लगते हैं। मतलब जितने भी संबंध हैं, आपके व्यवहार हैं, लालसा है, लालच है, वो बढ़ जाती है और ऐसे में आप अपने साथ और अपने संबंधियों के साथ दूरी बना लेते हैं। अप्रतिमानता आकस्मिक, थर्ड नेक्स्ट पॉइंट, अप्रतिमानता असीमित आकांक्षाओं, लालच तथा इच्छाओं पर नियंत्रण लगाने वाली सामूहिक नैतिक व्यवस्था की सफलता से संबंधित होती है। कि भाई वैसे तो अगर देखा जाए तो अप्रतिमानता इन सब पे अंकुश लगाती है, लेकिन वो अंकुश लगा नहीं पाती और बाद में क्या निर्धनता, आत्महत्या, भ्रष्टाचार और शिक्षा, ये लालच आदि सब चीज़ें इसमें सम्मिलित हो जाती हैं और बाद में क्या हो जाता है आपका निष्कर्ष। ध्यान रखिएगा जब भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाए, ठीक है, तो पहले तो मैंने जैसे पहले बताया कि आप राइटर की डिटेल देंगे। राइटर की डिटेल देने के बाद आप जो किताबों के नाम और देन फिर जो टॉपिक पूछा गया वो करते हुए, कंप्लीट करते 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 जो भी हेडिंग्स इत्यादि देनी है वो देते हुए एंड में कंक्लूजन ज़रूर दें। जब जब आप कंक्लूजन देंगे तब तक आपको अच्छे नंबर हमेशा मिलेंगे। ठीक है, तो उसी के साथ ही अब मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाऊँगा। थैंक यू सो मच।